हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के अंतर्गत जो 9th क्लास हिस्ट्री का बुक है उसका अध्ययन करने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 1 को। और चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं भौगोलिक खोज के बारे में। और यह चैप्टर नंबर 1 का सेकेंड पार्ट होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि के बारे में। इस बीच यूरोप में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जिसके प्रभाव स्वरूप यूरोप मध्ययुगीन मानसिकता से निकलने को उद्यत हुआ। 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूशलम, जो कि आधुनिक इजराइल में अवस्थित है, जेरूशलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर हुए धर्म युद्ध में जब यूरोपीय सामंत मध्य एशिया की नवीन शक्ति अरबों से पराजित हुई, तो धर्म युद्ध में जब यूरोपीय सामंत मध्य एशिया की नवीन शक्ति से यानी अरबों से पराजित हुए, तो सामंती गौरव के मिथ्याभिमान से ग्रसित यूरोपीय दम टूटने लगा। तो धर्म युद्ध में अरबों से पराजित हुए यूरोपीय सामंत, परंतु इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। धर्म युद्ध के दौरान ही यूरोपियनों को ऐसा महसूस होने लगा था कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाना चाहिए। इन घटनाओं ने यूरोप में पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार की। मध्ययुग में अरबों और तत्पश्चात तुर्कों ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यों का निर्माण किया। मध्ययुग में अरबों और तत्पश्चात तुर्कों ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यों का निर्माण किया। तो मध्ययुग में अरबों और तुर्कों ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यों का सुनिर्माण किया। 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। तो 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था, परंतु 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की आधिपत्य से यूरोपीय व्यापारियों के लिए इस मार्ग से व्यापार करना निरापद नहीं रहा। तो 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का अधिकार हो गया, जिसे यूरोपीय व्यापारियों के लिए इस मार्ग से व्यापार करना निरापद नहीं रहा, क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिया था, जिसका हल ढूंढना यूरोपियनों के लिए आवश्यक था। इस काल में हुए नए नए आविष्कारों ने समुद्री यात्रा एवं नौसेना के विकास को आसान कर दिया। यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा था। तो यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा था? तो अरबों से। इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल के समुद्र तटीय इलाकों में नाव निर्माण कला में परंपरागत पत्ती की जगह खांचा पत्ती विकसित हुई, जिससे बड़े एवं मजबूत जहाज बनाए जाने लगे। दूरबीन का आविष्कार भी हो चुका था। तो दूरबीन का आविष्कार हो चुका था, जो सामुद्रिक अभियानों में काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ। अब मानचित्र में काफ़ी सुधार हो चुका था। इस संदर्भ में एस्ट्रोलोब यानी आकांक्ष जानने का उपकरण भी महत्वपूर्ण था। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज कैरावल बनाए। नए उपकरणों एवं साहस के बल पर यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे। तो इन नए उपकरणों एवं साहस के बल पर यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे। इसी क्रम में 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के पश्चिम तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु यानी उत्तर आशा अंतरिप यानी केप ऑफ गुड होप पर पहुंचा। तो 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज वह अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु यानी उत्तम आशा अंतरिप केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया था। तो 1488 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज वह अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु तक पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। तो 1488 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज वह पश्चिम अफ्रीका के मार्ग होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पर यहाँ पहुँच गया। यहाँ पे केप ऑफ गुड होप की खोज की। केप ऑफ गुड होप तक पहुँच गया, उत्तर आशा अंतरिप तक सो पहुँच गया यहाँ तक बार्थोलोमियो डियाज। फिर यहाँ वास्को डी गामा को यहीं पे दक्षिण अफ्रीका में ही एक भारतीय थे अब्दुल मजीद, उनसे भेंट हुई और फिर उनके सहायता से ही वास्को डी गामा भारत के कालीकट तक यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ पर 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। आगे 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का एक यात्री था, एक साहसी नाविक वास्को डी गामा उत्तम आशा अंतरिप होते हुए भारत के मालाबार तट यानी केरल के कालीकट तक पहुँच गया, जहाँ स्थानीय शासक जमोरिन द्वारा उसका स्वागत किया गया।
ज्ञातव्य है कि वास्को डी गामा की सफलता के पीछे कुछ नवीन संसाधनों का भी योगदान था। भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई तथा इसी के सहयोग से उसे भारत आने का सीधा मार्ग मिल गया। तो वास्को डी गामा की मुलाकात जो है अब्दुल मजीद एक भारतीय थे, उनसे दक्षिण अफ्रीका में हुई और उनकी सहायता से ही वह फिर भारत में पहुंचा, केरल कालीकट के निकट जो है पहुंचा। तो वास्को डी गामा अब्दुल मजीद जो कि एक भारतीय थे, उनकी सहायता से जो है भारत पहुंचा केरल के कालीकट में और यहाँ के स्थानीय शासक कुछ समय थे जमोरी। उन्होंने वास्को डी गामा को बहुत स्वागत किया। इससे यूरोपियनों के साहस में वृद्धि हुई। वास्को डी गामा द्वारा भारत से लाए गए वस्तुओं को 26 गुना मुनाफे पर यूरोपीय बाजारों में बेचा गया। तो वास्को डी गामा द्वारा भारत से लाए गए वस्तुओं को 26 गुना मुनाफे पर जो है यूरोपीय बाजारों में बेचा गया। अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज यूरोपियनों की एक नई उपलब्धि थी, जिसे 1492 में कोलंबस ने प्राप्त किया। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में की और वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो है वह 1498 ईस्वी में की। यद्यपि कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा और यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा। तो जब 1492 ईस्वी में कोलंबस अमेरिका पहुँचा, यहाँ के लोगों को भारतीय समझा और उनका नाम जो है रेड इंडियन रखा और रेड इंडियन कहा। बाद में स्पेन के नाविक अमेरिगो वेस्पुच्ची ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा और इसे एक महाद्वीप बाद में स्पेन के एक नाविक थे अमेरिगो वेस्पुच्ची ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा और इसे जो है एक महाद्वीप का नाम दिया। इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम जो है अमेरिका पड़ा। तो इन्हीं के नाम पे जो है अमेरिका महादेश है, उसका नाम अमेरिका पड़ा। 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया और 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का जो है चक्कर जहाज से लगाया और यह धारणा पुष्ट हो गई कि सभी समुद्र जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की, साथ साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया। ऑस्ट्रेलिया की खोज के साथ साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया गया। जॉन और सेबास्टिन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में विभिन्न यूरोपीय देशों के शासकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेल प्रमुख थी। भौगोलिक खोजों में महत्वपूर्ण भूमिका देखेंगे तो हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेला की है। पुर्तगाल के राजकुमार थे हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की महारानी थी इसाबेला। इस प्रकार 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप को हो चुकी थी। तो ऐसा 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगभग जो है समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप को हो चुकी थी। नई दुनिया अमेरिकी महाद्वीप को यूरोपियों द्वारा नई दुनिया कहा गया। तो अमेरिकी महाद्वीप को यूरोपियों द्वारा जो है नई दुनिया कहा गया, क्योंकि कोलंबस की यात्रा से पूर्व इसकी कोई जानकारी नहीं थी। हम लोग पढ़ेंगे भौगोलिक खोजों के क्या परिणाम हुए उसके बारे में। भौगोलिक खोजों के परिणाम: व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव पड़ा, फिर औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास हुआ, वाणिज्यवाद का विकास हुआ, ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार हुआ, दास व्यापार का विकास हुआ, भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुई। भौगोलिक खोजों के परिणाम काफ़ी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुए। इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के एक बृहद भूखंड से परिचित कराया और विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आए। एशिया और यूरोप की विभिन्न सभ्यताओं का जो पहले से विलग थी परस्पर संपर्क स्थापित हुआ। नए देशों की खोजों के द्वारा न केवल नए उपनिवेशों के साथ व्यापार करने को प्रोत्साहन मिला, वरन उन्होंने वहाँ अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार करने का भी प्रयास किया। परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यूरोपीय उपनिवेशवाद के रूप में उभरकर सामने आया। अपनी विकसित एवं भौतिक आवश्यकताओं के निमित्त इन्होंने उन देशों का शोषण किया जो यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे। भौगोलिक खोजों के परिणाम निम्न रूपेण स्पष्ट किए जा सकते हैं, हम लोग नीचे देखेंगे। भौगोलिक खोजों के परिणाम को हम लोग देखते हैं। व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव क्या पड़ा उसको देखते हैं। नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। फलस्वरूप मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ, हुंडी, ऋण पत्र आदि व्यापारिक शाख का विकास हुआ। व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित होकर वैश्विक रूप लेने लगा।
नए देशों की खोज के पूर्व व्यापार मुख्य रूप से भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक ही सीमित था, परंतु अब इसका स्थान अटलांटिक, हिंद तथा प्रशांत महासागरों ने ले लिया। तो नए देशों की खोज के पूर्व व्यापार मुख्य रूप से देखा जाए तो भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक ही सीमित था, परंतु अब इसका स्थान अटलांटिक तथा हिंद महासागर और प्रशांत महासागर ने ले लिया। फलतः पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम, एंटवर्प आदि शहर विश्वव्यापी व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए और यूरोपीय व्यापार पर इटली का एकाधिकार जाता रहा। इसके बदले स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड तथा फ्रांस का प्रभाव बढ़ गया। कालांतर में अपने विशाल साम्राज्य को संभालने में स्पेन और पुर्तगाल इतने मग्न हो गए कि इन्होंने अपना साम्राज्य ही खो दिया। तो कालांतर में अपने विशाल साम्राज्य को संभालने में स्पेन और पुर्तगाल इतने मग्न हो गए कि इन्होंने अपना साम्राज्य ही जो था वो खो दिया। यूरोपीय देशों द्वारा खोजे गए नए देशों से आयातित बहुमूल्य धातुओं, विशेषकर अमेरिका से आयातित सोना तथा चांदी ने अर्थव्यवस्था के स्वरूप को ही बदल दिया। फलतः 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर निर्भर रही। तो 80 वर्षों तक देखा जाए तो यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर टिकी रही। इससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई। बदले हुए आर्थिक स्वरूप में व्यापार की प्रधानता बनी और वर्ग संबंधों में परिवर्तन आने लगे। इसके फलस्वरूप समाज के सामंती वर्ग के बदले में व्यापारी वर्ग का प्रभाव बढ़ा।